हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहाँ हो बेबी, बाहर आओ, वो इंतहाई सर्द लहजे में कहता परीहा की जान निकालने लगा, जो दरवाजे के पीछे छुपी थी। यूनी में मुझ पर हाथ उठाते तुम्हें डर नहीं लगा था, जो अब डर रही हो? अचानक परीहा के सामने आते वो चिल्लाया तो परीहा खौफ से रोने लगी। अभी मत रो, क्योंकि आज के बाद तुम सारी जिंदगी रोने वाली हो। हर लम्हा ये अफसोस करती रहोगी कि तुमने इब्राहिम पाशा से टकराने की जुर्रत की थी। वो गुर्राया था। कल जिस लड़की से वो शदीद नफरत कर रहा था, नहीं जानता था कि कल उसी के इश्क में तड़पने वाला था। चलो यार, क्लास लेने के लिए चलते हैं, काफी देर हो चुकी है। प्रोफेसर आ गए ना तो हमेशा की तरह हमें बातें सुनाएंगे। नवीद के कहने पर वो तीनों उठकर क्लास की तरफ चले आए। उन तीनों का ग्रुप पूरे डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा फेमस था। वो लोग हर एक्टिविटी में हिस्सा लेते थे। कहीं कोई झगड़ा वगैरह होता था तो उसमें भी इन तीनों का नाम सरे फहरिस्त रहता था। सब बड़े बड़े घरानों से ताल्लुक रखते थे, लेकिन बुरी आदतों का शिकार नहीं थे। हमेशा किसी न किसी को बचाने के लिए झगड़ा करते थे। उनका लीडर इब्राहिम पाशा था, जिस पर यूनी की हर लड़की मरती थी। उसकी वजह उसके पैसे के साथ साथ उसका हुस्न भी था। वो हद से ज्यादा हैंडसम था, किसी हीरो से कम नहीं लगता था। इसीलिए लड़कियां हमेशा उसके आसपास रहती थीं, सिवाय एक लड़की के, जिससे वो शदीद चिढ़ता था। और वो लड़की भी उससे कम नफरत नहीं करती थी। उन दोनों के बीच कभी भी नहीं बनी थी। परीहा, जो उसकी कज़न होने के साथ साथ बचपन की मंगेतर भी थी। दोनों एक साथ पले बड़े थे। एक ही घर में रहने के बावजूद एक दूसरे से शदीद नफरत करते थे। दोनों ने कभी भी इस मंगनी को नहीं माना था, और उनके बड़े इस वजह से हमेशा परेशान रहते कि आगे चलकर इन लोगों का क्या होगा। आज ये लोग इतना झगड़ा करते हैं तो कहीं शादी के बाद एक दूसरे को मार ही ना दें। कहीं इनकी मंगनी करके हमने गलत फैसला तो नहीं कर दिया। लेकिन उस घर के सरबरा यानी रहीम पाशा, जो कि परीहा और इब्राहिम पाशा के दादा थे, उन्हें अपने फैसले पर मुकम्मल एतमाद था और वो मुकम्मल तौर पर इस शादी के हक में थे। उन्होंने ही बचपन में ही अपने दोनों पोते पोतियों की मंगनी आपस में तय कर दी थी। उनका ख्याल था यूं रिश्ते मजबूत हो जाएंगे और घर के बच्चे घर में ही रह जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे ये दोनों बड़े हुए थे, एक दूसरे से हर बात में मुकाबलेबाजी करते गए। इब्राहिम पाशा परीहा से सिर्फ 3 साल बड़ा था, लेकिन ऐसा लगता था कि परीहा जब से इस दुनिया में आई है तब से उसके हिस्से की मोहब्बतें वसूल कर रही है। यूं उसे इससे सख्त चिढ़ होने लगी। बड़े होकर जब दोनों को इस बात का इल्म हुआ कि वो दोनों बचपन से मंगनी के बंधन में बंधे हुए हैं, तो दोनों ने अपने अपने माँ बाप के सामने खूब एहतजाज किया। परीहा की मॉम हमेशा इब्राहिम की ही साइड लेती थी, इसीलिए परीहा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता और कहती थी कि आप मेरी मामा हैं या फिर उसकी, हमेशा उसी की साइड लेती हैं। लेकिन मिसेस नौमान उसे यह कहकर खामोश करवा देती कि इब्राहिम तुमसे बड़ा है और तुम्हारा होने वाला शौहर भी, इसीलिए तुम्हें उसके बारे में तमीज से बात करनी चाहिए। मगर परीहा को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। दोनों हमेशा एक ही स्कूल कॉलेज में पढ़ते रहे थे और अब परीहा के पापा ने उसका इसी यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाया था जिसमें इब्राहिम पाशा पढ़ता था। और ये बात परीहा को बहुत बुरी लगी थी। उसने खूब एहतजाज किया कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना, लेकिन किसी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। उसे यूं लगता था जैसे इब्राहिम पाशा को उसका इंचार्ज बना दिया गया है। इब्राहिम इस बात का खूब फायदा उठाता। जब से परीहा ने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, तब से लेकर आज तक वो उसे बहुत बार सता चुका था। वो इससे सीनियर था और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स उसे बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे। एक दिन परीहा अपनी दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठी बातें कर रही थी
उसने अपना पीरियड भी मिस कर दिया था। इब्राहिम ने जब उसे यूं बैठे वक्त ज़ाया करते देखा तो उसके पास आया और कहने लगा, उठकर अपनी क्लास में जाओ। तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ये सेमेस्टर तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और तुम यहाँ बैठकर वक्त ज़ाया कर रही हो। परिहा को ये बात बहुत बुरी लगी कि उसकी दोस्तों के सामने वो इससे इस तरह से बात कर रहा है। दोनों ने ही यूनिवर्सिटी में अपना आपस का रिश्ता छुपा रखा था। किसी को भी ये नहीं पता था कि वो दोनों दरअसल कज़न हैं। इसीलिए जब इब्राहिम ने आकर उसे डांटा तो सबको ये बात अजीब लगी और सब लोग उससे सवाल करने लगे। परिहा शदीद तरीन गुस्से में आ गई। उस दिन जब वो घर आई तो उसकी मॉम ने देखा वो गुस्सा कर रही है और उसका मूड भी ख़राब है, तो उससे कहने लगी कि आखिर हुआ क्या है। वो इस वक्त किचन में थी। वो वहीं बैठ गई और अपनी मॉम से कहने लगी कि मॉम, इस इब्राहिम को देखे ना, ये मुझे कब से तंग कर रहा है। यूनिवर्सिटी में उसने मेरी फ्रेंड्स के सामने मुझे परेशान भी किया और मुझे हर वक्त कैंटीन से बाहर भगाता रहता है। अगर वो मेरा सीनियर है और मेरा कज़न है तो उसका ये मतलब नहीं कि हर जगह मेरे ऊपर हुक्म चलाता रहे। मेरी कोई अपनी लाइफ नहीं है क्या? वो हमेशा की तरह मुंह बसोरे अपनी मॉम से इब्राहिम पाशा की शिकायत लगा रही थी। इस बात से नावाकिफ थी कि इब्राहिम पाशा वहीं किचन के दरवाजे पर खड़ा उसकी एक एक बात को गौर से सुन रहा है। उसकी मॉम की निगाह इब्राहिम पाशा पर पड़ चुकी थी, लेकिन इब्राहिम ने उन्हें इशारे से खामोश रहने को कहा। वो उसकी सारी गुल अफशानियाँ सुनना चाहता था कि वो इसके बारे में कैसे ख्यालात रखती है। वैसे उसे इस बात की उम्मीद थी कि वो इसके बारे में कुछ अच्छे ख्यालात नहीं रखती होगी, लेकिन वो इसे इतना बुरा समझती है ये उसने कभी नहीं सोचा था। दिल ही दिल में वो उससे बदला लेने के नित नए तरीके सोचने लगा। उस दिन तो वो चुपचाप वहां से चला गया था, लेकिन अगले दिन उसने जान पूछकर सारा दिन परिहा को सख्त परेशान किए रखा। परिहा, जो पहले ही उससे तंग आ गई थी, गुस्से से उससे कहने लगी, क्या मसला है जो हर वक्त मेरे आस पास रहते हो? कम से कम यूनिवर्सिटी में ही सही, लेकिन मेरी जान छोड़ दिया करो। घर में भी तुम मेरे सर पर सवार रहते हो। तंग आ गई हूं मैं तुमसे। इब्राहिम उसकी बात सुनकर गुस्से से उसके करीब आया और कहने लगा, ज्यादा जबान चलने लग गई है ना तुम्हारी। देखा था मैंने तुम्हें, हम्माद के साथ घूम रही थी। वही तुम्हारा क्लास फेलो है ना? बहुत दोस्ती है तुम दोनों के बीच। आजकल उसके साथ बहुत रहने लगी हो। इसकी बात सुनकर परिहा मुस्कुराने लगी। हाँ, तुम्हें कोई मसला है क्या? इब्राहिम ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। अगर ज्यादा उससे नजदीकियां बढ़ाई तो फिर देखना तुम्हारा क्या हशर करूंगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। पीछे परिहा सुन सी खड़ी रह गई। दिन ब दिन उसका रवैया तब्दील होता जा रहा था। हर बात में सख्ती करता था। पता नहीं कब इससे जान छूटेगी। वो पांव पटकती वहां से निकल गई। उसे आहिस्ता आहिस्ता महसूस हो रहा था कि इब्राहिम पाशा उसकी जिंदगी के तमाम फैसले खुद लेने लग गया है। इब्राहिम भी हैरान था कि उसने कब अनजाने में ये सब करना शुरू कर दिया। उसे तो परिहा बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो फिर इस तरह उस पर पाबंदियां क्यों लगाता? उसकी बला से वो जहां मर्जी जाए। आखिर मुझे क्यों इतनी परवाह हो रही है? वो हैरत से बैठा खुद से सवालात कर रहा था। उसी वक्त उसकी मॉम वहां आई। इब्राहिम को सोच में मुब्तला देखा तो मुस्कुराते हुए कहने लगी, क्या हुआ? किसकी सोच में गुम हो? क्या परिहा की सोचों में? बेचारी बच्ची को तुमने तंग करके रखा हुआ है। रोजाना किसी ना किसी बात को लेकर रोती रहती है। बस कर दो, और कितना परेशान करोगे उसे? अपनी मॉम के कहने पर वो बोला, नहीं मॉम, मैं उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। वही मेरी कोई बात नहीं सुनती। यूनिवर्सिटी में भी गलत लोगों के साथ उठती बैठती है। कितनी बार उसे समझाया है कि अपने उस क्लास फेलो के साथ मत बैठा करो। वो अच्छा लड़का नहीं है। बस मुझे उसके साथ घूमना फिरना पसंद नहीं। लेकिन वो कहती है नहीं, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मॉम,
अब आप ही बताएं मैं कैसे ये बात बर्दाश्त करूं। लेकिन वो है कि मेरी कोई बात सुनती नहीं, आप उसे समझाएं। उसके रूठे से अंदाज में कहने पर वो मुस्कुरा उठी और बोली, ठीक है, मैं उससे बात करूंगी। चलो उठो, तुम खाना खा लो। जब से आए हो तुमने कुछ खाया नहीं। तुम्हारी सेहत को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद रहने लगी हूँ। ये तुम्हारा फाइनल ईयर है और तुम पढ़ाई में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हो कि अपनी सेहत का ध्यान ही नहीं। तुम्हारे पापा ने कहा है कि तुम पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद उन्हीं का ऑफिस ज्वाइन कर लेना। वो इसे हिदायत करते हुए वहाँ से चली गई। उसका भी यही इरादा था कि वो फाइनल ईयर कंप्लीट करने के बाद पापा के साथ उनका बिजनेस संभालेगा। दूसरी तरफ परिहा अपने कमरे में बैठी अपनी दोस्त को फ़ोन करते हुए इब्राहिम पाशा की बुराइयां कर रही थी। उसकी दोस्त को इस बात पर हमेशा हैरत होती थी कि इब्राहिम पाशा उसकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा दखल अंदाजी क्यों करता है। वो उससे बार बार एक ही सवाल कर रही थी, आखिर तुम उस शख्स को जानती कैसे हो? परिहा के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो इसे क्या बताती कि वो उसका कज़न होने के साथ साथ नाम नेहाद मंगेतर भी है। वो किसी को भी ये बात बताना नहीं चाहती थी कि इब्राहिम के साथ कोई रिश्तेदारी वगैरह है। अपनी दोस्त से बात करने के बाद वो उठकर बाहर आ गई। आज रात उन सबको साथ में ही डिनर करना था। वो नीचे वाले पोर्शन में आई तो देखा कि उसकी मामा और ताई अम्मा दोनों ही किचन में खड़ी मुलाजमा के साथ रात के खाने की तैयारी कर रही थी। हर जुमे की रात वो लोग साथ में डिनर करते थे, वरना सब लोग अपने कामों में ही मसरूफ रहते थे। वो किचन टेबल के करीब आकर चेयर घसीट कर बैठ गई। उसकी मॉम ने मुड़कर उसे देखा तो कहने लगी, परिहा, आओ हमारी हेल्प करवा दो। जब देखो तुम फ़ोन पर ही लगी रहती हो। इस मोबाइल को रखो और आओ हमारी मदद कराओ। इब्राहिम को डिनर में बिरयानी बहुत पसंद है। आज तुम अपने हाथों से बिरयानी बनाओ। अपनी मॉम की बात सुनकर परिहा शदीद गुस्सा होने लगी। उसे इब्राहिम के लिए जहर बनाना भी पसंद नहीं था। हालांकि कुकिंग करना उसका सबसे बेहतरीन मशगला था, लेकिन इब्राहिम का नाम सुनकर उसका मुंह कड़वा हो जाता। उसने अपनी मॉम से कहा, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आज इतने ज़्यादा पीरियड थे, इसीलिए मैं कोई काम नहीं कर सकती। उसकी ताई हमेशा की तरह उसकी साइड लेने लगी और बोली, क्यों हमेशा इसे परेशान करती रहती हो? बच्ची है, पढ़ पढ़ कर थक जाती है। और इब्राहिम को बिरयानी चाहिए ना तो हम बना देंगे, कोई मसला थोड़ा ही है। इब्राहिम की मॉम हमेशा उसकी साइड लेती थी, इसीलिए परिहा की मॉम ने उनसे कहा, आपा आप तो हमेशा इसी का साथ देती हैं, लेकिन मैं इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बेशक इसे खाना बनाना आता है, लेकिन अपनी मूड की मालिक है। बाकी इसे घर का कोई काम काज नहीं आता। इसे जिम्मेदारी का एहसास बिल्कुल भी नहीं। मैं तो इस बात को लेकर परेशान होती हूँ कि ये और इब्राहिम जिंदगी साथ में कैसे गुजारेंगे। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर तो मोहतरमा के मिजाज ही नहीं मिलते। अगर मैं कुछ कहूँ तो बुरा मान जाती है। यूनिवर्सिटी में भी अपनी ही मर्जी करती है। अगर इब्राहिम ज़रा सा टोक दे तो इस बात की भी शिकायतें लगाती है। अब भला बताओ, इसे क्या पता बाहर की दुनिया कैसी है। अगर वो बच्चा इसे टोक भी देता है तो इसे उसकी बात को सुनना चाहिए। परिहा उनके मुंह से ये सब सुनकर हक्का बक्का रह गई और कहने लगी, मॉम मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं किसी और सयारे से आई हूँ। बस एक इब्राहिम ही अच्छा है। वो रूठ कर वहां से चली गई। पता नहीं इस इब्राहिम से मेरा पीछा कब छूटेगा। टेरेस पर बैठी हुई सोचे जा रही थी, तभी इब्राहिम वहां आ धमका। मेरी ही बुराइयां हो रही हैं ना? वो उसके करीब आकर बैठ गया। मैं तुम्हारी बुराई क्यों करूंगी? मैं तो तुम्हारा जिक्र करना भी पसंद नहीं करती। जाओ यहां से। उसके बदतमीजी से कहने पर इब्राहिम को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने जब्त कर लिया। कभी कभी परिहा बहुत ज़्यादा बदतमीजी करने लग जाती थी। बचपन से वो ज़िद्दी थी, लेकिन इब्राहिम तो उससे भी ज़्यादा ज़िद्दी वाक़या हुआ था। मगर बेमौका और बिना सोचे समझे नहीं बोलता था। वो नोट कर रहा था कि जब से ये
حماد کے ساتھ رہنے لگی ہے تب سے ہی اس کا رویہ تبدیل ہو رہا ہے. ہمیشہ اسی کو لے کر شکوہ کرتی رہتی تھی. اس حماد کا تو کچھ کرنا ہی پڑے گا. پریحا کو دیکھتے ہوئے مسلسل سوچے جا رہا تھا. اس کا مسلسل دیکھنا پریحا کو محسوس ہو گیا. اسی لیے اس نے ابراہیم سے کہا کہ مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ جتنا ہو سکے مجھ سے دور رہا کرو. یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی. رات کو ڈنر پر جب سب لوگ اکٹھے بیٹھے تو رحیم پاشا نے ان کی شادی کی بات چھیڑ دی اور کہا کہ بہت وقت ہو گیا دونوں کی منگنی کو، اب ان کا نکاح کر دینا چاہیے. رشتہ مضبوط ہوگا تو ان کے دل بھی ایک دوسرے کے لیے بدل جائیں گے اور دونوں ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھ جائیں گے. پریحا کی پڑھائی کے بعد ہم اس کی رخصتی کر دیں گے. یہ خبر دونوں پر بجلی بن کر گری تھی. اس وقت تو دونوں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ رحیم صاحب کے سامنے بولنے کی جرت کسی میں نہیں تھی. بڑے سب اس فیصلے پہ دل و جان سے راضی تھے. ان سب کی سالوں کی خواہش تھی، لیکن جن کے بارے میں فیصلہ کیا جا رہا تھا وہ دونوں ہی منہ بنا کر بیٹھے تھے. پریحا کی موم اور ابراہیم کی موم دونوں ہی اپنے بچوں کو پچھلے کئی گھنٹوں سے سمجھائے جا رہی تھی، لیکن دونوں ہی اس نکاح پر راضی نہیں تھے. تھک ہار کر انہوں نے ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور کہہ دیا کہ اگر ہمت ہے تو جا کر اپنے دادا جان کے سامنے خود ہی انکار کر دو، ہم کچھ نہیں کہنے والے. وہ دونوں جانتی تھیں کہ اپنے دادا جان کے سامنے جا کر ان دونوں کے لیے انکار کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس لیے وہ دونوں ہی اتنے دن سے یہی سوچے جا رہے تھے کہ کس طرح سے اس نکاح کو روکا جائے. لیکن انہی دنوں کچھ ایسا ہوا کہ جس کی وجہ سے ابراہیم نے اس نکاح کو اپنی ضد بنا لیا اور پریحا سے ہر حال میں نکاح کرنے کی ٹھان لی. پریحا اور ابراہیم دونوں کے پیپرز کمپلیٹ ہو گئے تھے. ان سب لوگوں نے گیٹ ٹو گیدر رکھا تھا اور ایک پارٹی جونیئرز کو دینے کے لیے اور ایک سینئرز کو دینے کے لیے الگ الگ رکھی تھی. جس دن پہلی پارٹی تھی اس دن پریحا نے بہت خوبصورت ڈریس پہنا تھا. اسے دیکھ کر تو کچھ پل کو ابراہیم اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا تھا. وہ خود بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا. سب لوگ ان کی تعریف کر رہے تھے. دونوں ہی تقریب میں نمایاں تھے. سب کچھ اچھا چل رہا تھا، لیکن اسی وقت ابراہیم کی نگاہ پریحا پر پڑی جس کے ساتھ حماد کھڑا بہت ہی ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا اور وہ بھی خوب آگے سے ہنس رہی تھی. باتیں کرتے کرتے اچانک سے حماد نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا. پریحا کو یہ بات بہت بری لگی، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا. ابراہیم کو لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ پریحا کی مرضی سے ہو رہا ہے، لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ پریحا کو حماد کی یہ حرکت کتنی بری لگ رہی تھی. مگر وہ اس پارٹی کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے حماد سے ہلکے سے کہا کہ اپنا ہاتھ ہٹائے. لیکن حماد اس بات پر راضی نہیں ہوا. دراصل وہ شروع سے ہی پریحا پر غلط نظر رکھتا تھا، لیکن پریحا کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی اور کچھ ابراہیم کی ضد میں اس نے حماد سے دوستی مزید بڑھا دی، ورنہ اسے حماد میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ جانتی تھی کہ ابراہیم پاشا دور کھڑا سلگتی نگاہوں سے اسی کی طرف دیکھ رہا ہے اور اسے یہ سب محسوس کر کے بہت مزہ آ رہا تھا. پارٹی ختم ہو جانے کے بعد وہ اپنے دوستوں کو بائے بول کر باہر آ گئی. اس نے سوچا کہ وہ رکشے سے ہی گھر جائے گی، لیکن ابراہیم اس کے پاس آیا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی گاڑی میں ڈالتے ہوئے بولا، چپ چاپ میرے ساتھ چلو. یہ سب اتنی جلدی ہوا تھا کہ پریحا کو کچھ بولنے کا موقع ہی نہ ملا. اسی لیے جیسے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی تو وہ بھی کہنے لگی، تم ہوتے کون ہو مجھے یہاں سے لے کر جانے والے؟ گاڑی روکو، میں خود سے گھر چلی جاؤں گی. لیکن ابراہیم بنا کچھ بولے تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا گھر آ گیا. دروازہ کھول کر پریحا کو باہر نکالا اور اندر لے آیا. گھر والوں نے جب ان دونوں کو اس طرح آتے دیکھا تو ابراہیم کی موم نے اسے ٹوکا اور کہا، بیٹا یہ تم کس طرح سے بیہیو کر رہے ہو؟ پریحا کو چوٹ لگ جائے گی، کچھ تو خیال رکھو. ابراہیم کو جب غصہ آتا تھا تو وہ بہت برا آتا تھا اور ابھی بھی وہ شدید ترین غصے میں تھا. اس نے پریحا کو ایک جھٹکے سے چھوڑا جس کی وجہ سے وہ صوفے پر جا کر گر گئی
और कहने लगा, आज के बाद इससे कहना कि उस लड़के से दूर रहे। जब देखो उसी से चिपकी रहती है। आज तो हद हो गई। वो इसके कांधे पर हाथ रखे खड़ा था। परिहा की मॉम तो ये सुनकर ही परेशान हो गई और परिहा से कहने लगी, तुम्हारा उस लड़के से क्या रिश्ता है? तुम्हें पता नहीं है कि कुछ दिन में तुम्हारा इब्राहिम से निकाह है और तुम इस तरह की हरकतें कर रही हो? कुछ तो शर्म करो। परिहा, जो पहले ही इब्राहिम की इस हरकत पर तिल मिला रही थी, गुस्से से बोल उठी, नहीं करना मुझे इससे निकाह। बहुत ही बुरा लगता है मुझे ये। सारी जिंदगी इसकी शक्ल नहीं देख सकती हूं। उसे पता ही नहीं था कि उसके दादा ने उसकी ये बात सुन ली थी। वो गुस्से से वहां पर आए और कहने लगे, ये क्या हो रहा है? मैं क्या सुन रहा हूं? परिहा, तुम इस शादी पर राजी नहीं हो? हमारे हुक्म के खिलाफ कैसे जा सकती हो? परिहा ने आज सारे लिहाज एक तरफ रखे और गुस्से से अपने दादा से कहने लगी, हमेशा मैं आपकी हर बात मानती हूं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि मेरी जिंदगी का ये फैसला भी आप करें। नहीं करनी मुझे इससे शादी। ये किसी जानवर से कम नहीं है। मैं इसके साथ सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती हूं। ये कहकर वो अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। जाते जाते उसने जोर से दरवाजा मारा था। सब लोग दरवाजे की आवाज सुनकर दहल कर रह गए। रहीम पाशा अपना सीना मसलते वहीं बैठ गए। इब्राहिम भागकर उनकी दवाई लेकर आया। बाकी की पूरी रात वो सब परेशानी में मुब्तला रहे। इब्राहिम को इस बात की तवक्को नहीं थी कि वो इससे इतनी नफरत करती होगी। बेशक वो पहले भी उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो इस तरह से दादा से बदतमीजी करे। उसने सोच लिया था कि अब तो मैं इससे निकाह करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो लाख इनकार करे, लेकिन ये निकाह होकर रहेगा। उसकी जिद करने पर उसकी माँ उसे समझाने लगी कि इस तरह से मत पेश आओ, ये ना हो कि कल को बात बिगड़ जाए। आखिर जिद करने से क्या होगा? देखो, हम परिहा से आराम से बात करेंगे। लाजमी नहीं है कि वो हमाद को पसंद करती हो, और हो सकता है कि वो दिल ही दिल में तुम्हें पसंद करती हो। तुम्हें जलाने के लिए ये सब कर रही हो। वो एक उम्मीद के तहत ये सब कह रही थी, लेकिन इब्राहिम ने उनकी बात काट दी और कहा कि ऐसा हरगिज नहीं है। वो हर वक्त उस लड़के के साथ रहती है। ठीक है, वो उसे पसंद करती है, लेकिन उसे दादा से इतनी ज्यादा बदतमीजी करने का कोई हक नहीं था। वो हम सब की बेइज्जती कर रही है। तमीज से भी वो ये बात कह सकती थी। वो जानती भी है कि दादा दिल के मरीज हैं। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं उसे बिल्कुल भी ना छोड़ता। जाकर उससे कह दे कि उसकी शादी अब मुझसे ही होगी। ये कहकर वो अपने बिस्तर पर लेट गया। उसकी मॉम हद से ज्यादा परेशान हो रही थी। दोनों बच्चे ही उन्हें बहुत अजीज थे। एक साथ पाला पोसा था। दोनों में से किसी को भी परेशान नहीं देख सकती थी। सब घर वाले काफी ज्यादा टेंशन में आ गए थे। परिहा किसी से ना बात कर रही थी, ना कुछ खा रही थी, और इब्राहिम अलग जिद लेकर बैठा था कि जल्द से जल्द निकाह कर दिया जाए। वो सब लोग ही निकाह करना चाहते थे, लेकिन ये सब वो लोग खुश असलूबी से करना चाहते थे। एक बड़ी तकरीब में उनका निकाह होता तो उन सबको बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती, लेकिन यहां तो सब कुछ ही मलिया मेट होकर रह गया था। अगले दिन सुबह सवेरे ही वो खामोशी से अपने कमरे से निकली और बिना किसी को कुछ बताए यूनिवर्सिटी आ गई। यूनिवर्सिटी तकरीबन खाली पड़ी थी, लेकिन उसका घर में रह रहकर मूड खराब हो रहा था। हर वक्त घर में सब उसे ऐसी नजरों से देखते थे जैसे उसने पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया है। वो जानती थी कि उसने बदतमीजी की है, लेकिन अपनी उस गलती को कबूल करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। यूनिवर्सिटी में उसकी दोस्त ने बहुत बार इससे पूछा कि आखिर हुआ क्या है, तो उसने थक हार कर सब कुछ इसे बता दिया। उसकी दोस्त तो ये सुनकर हैरान रह गई कि यूनिवर्सिटी का सबसे हैंडसम लड़का इसका ना सिर्फ कजन है बल्कि मंगेतर और होने वाला शौहर भी है। वो इसे समझाने लगी कि इतने अच्छे लड़के को हाथ से क्यों निकाल रही हो। जो भी बात है और जो भी मसला है उसे हल कर लो। मेरी मानो तो उसी से शादी करो, वो तुम्हें जिंदगी भर खुश रखेगा। परिहा ने
जब अपनी दोस्त के मुंह से ये सुना तो गुस्से से कहने लगी, तुम भी उसकी तरफ हो गई? इसीलिए मैं किसी को कुछ बताती नहीं हूं। हर कोई उसी की तारीफ करता है। न जाने मुझ में क्या खामी है, सिर्फ मैं ही गलत हूं। ये कहकर वो वहां से उठ गई। वो उठकर जा ही रही थी कि उसी वक्त सामने से उसे इब्राहिम आता नजर आया। इब्राहिम भी अपने दोस्तों से मिलने के लिए यूनिवर्सिटी आया था। उसे तवक्को नहीं थी कि परिहा यहां पर होगी। उसे देखकर इसका गुस्सा मजीद बढ़ने लग गया। एक तो बिना बताए यूनिवर्सिटी आ गई और ऊपर से ऐसे पेश आ रही है जैसे उसने बहुत बड़ा कारनामा किया हो। वो उसे नज़रअंदाज करके वहां से गुजरने ही वाली थी कि उसी वक्त इब्राहिम उसके सामने आ गया और उससे कहा कि रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तैयार रहना, अगले हफ्ते ही हमारा निकाह है। घर पर मैंने बात कर ली है और बिना चूं चरा किए निकाह नामे पर साइन कर देना। उसका हुक्म सुनकर परिहा को सख्त गुस्सा आया और उसने कहा कि तुम होते कौन हो मुझे हुक्म देने वाले। उसी वक्त हम्माद भी वहां पर आ गया और कहने लगा, क्या हुआ परिहा, कोई मसला है क्या? ये तुम्हें छेड़ रहा है? इब्राहिम, जो हम्माद की वजह से पहले ही गुस्से में था और इसी की वजह से घर में झगड़ा हुआ था, हम्माद को देखते ही उसका गुस्सा एक बार फिर से बेकाबू हो गया और उसने हम्माद को एक मुक्का दे मारा। परिहा को उसकी ये हरकत बहुत बुरी लगी, इसीलिए उससे बहस करने लगी। बात इतनी बढ़ी कि परिहा ने गुस्से से इब्राहिम को जोरदार थप्पड़ मार दिया। इब्राहिम को उससे ये तवक्को नहीं थी। सबके सामने उसने ये हरकत की थी। वो गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए घर वापस आ गया और आते ही उसने सबसे कहा कि एक हफ्ते बाद नहीं बल्कि मुझे आज ही हर हाल में निकाह करना है और साथ में ही रुखसती करनी है। बहरहाल सबने उसकी बात मान ली। उसके अलावा और कोई चारा नहीं था क्योंकि वो शदीद तरीन गुस्से में था। उसने धमकी दी थी कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वो घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। परिहा, जो यूनिवर्सिटी में बैठी मज़े से सोच रही थी कि बहुत अच्छा किया है उसे थप्पड़ मारकर, वो इसी काबिल था, इस बात से नावाकिफ थी कि घर पर एक कयामत उसकी मुंतज़िर है। जब वो घर आई तो देखा सब लोग बहुत ही ज़्यादा संजीदा थे। उसने सोचा शायद इब्राहिम ने सब कुछ घर पर बता दिया होगा। खैर, मुझे क्या, जो भी हो। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गई। शाम हुई तो उसकी मॉम कमरे में आई और कहा कि ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। परिहा हैरान हुई कि वो इसे तैयार होने को क्यों कह रही हैं, शायद कहीं जाना हो। यही सोचकर वो खामोशी से तैयार हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद मौलवी साहब उसके कमरे में आए और जब निकाह पढ़ाने लगे तो वो बिल्कुल दंग रह गई, कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही। सबके सामने अब उसकी ज़बान बिल्कुल बंद होकर रह गई थी। उसने मेकांगी से अंदाज में निकाह नामे पर साइन कर दिए और कबूल है कहकर इब्राहिम पाशा की बीवी बन गई। इब्राहिम जानता था कि उस दिन गुस्से में बेशक उसने मना कर दिया, लेकिन अभी इनकार नहीं कर सकेगी। ये निकाह हो गया तो वो बैठकर रोने लग गई। उसकी मॉम ने कहा कि आज ही तुम्हारी रुखसती है, चाहे तुम जितना मर्जी रोती रहो, अब ये सब नखरे जाकर अपने शौहर को ही दिखाना। ये कहकर वो उसे इब्राहिम के कमरे के बाहर छोड़ आई। परिहा, जिसने सोचा था कि शायद सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती बाद में होगी, जब उसे पता चला कि आज ही रुखसती है तो उसके औसान खता होने लगे। उसे अपनी दोपहर वाली हरकत याद आने लगी। वो जान गई थी कि ये उसी थप्पड़ का बदला है जो कुछ इसने किया था और पिछले कुछ दिनों से करती आ रही थी। ये उसी सब का नतीजा होगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था। सब लोग अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। वो जो हमेशा सोचती थी कि मेरी शादी बहुत शानदार होगी, और उसने अपने दूल्हे के रूप में इब्राहिम को तो बिल्कुल नहीं सोचा था। अब उसकी शादी पर सारी जगह शोक का आलम छाया हुआ था। कोई भी खुश नहीं था या खुशी को महसूस नहीं कर पा रहा था। वो चुपचाप उसके कमरे के दरवाजे से ही वापस पलट गई। इब्राहिम, जो अपने दोस्तों के साथ मशगूल था, उसने अपने बहुत ही करीबी दोस्तों को शादी पर बुला लिया था
हड़बड़ी में हुई इस शादी को लेकर उसके दोस्त बहुत से सवाल कर रहे थे, लेकिन वो उनसे पीछा छुड़ाकर किसी न किसी तरह से वापस आ गया था। कमरे में दाखिल हुआ तो उसे परीहा कहीं भी नजर नहीं आई। उसे उम्मीद यही थी कि वो यहाँ पर नहीं होगी। वो उसके कमरे में गया, लेकिन वो वहां पर भी नहीं थी। अब वो परेशान होने लगा कि आखिर वो कहाँ चली गई है। टेरेस वगैरह भी देख लिया, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। फिर एकदम से उसे याद आया, एक जगह है जहां पर वो हो सकती है। वो भागता हुआ स्टोर रूम की तरफ आया। वो अक्सर ही नाराज होकर स्टोर रूम में बैठ जाया करती थी, लेकिन ये तो बचपन की बात थी कि अब भी वो यहीं पर होगी। आज तो मैं उसे सबक सिखाकर रहूंगा। उसने जो कुछ मेरे साथ किया है उसका बदला उसे चुकाना पड़ेगा। दिल ही दिल में इरादे बांधता वो स्टोर रूम के अंदर आ गया। उसे परीहा कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन वो जानता था कि वो यहीं पर मौजूद है, किसी कोने में दुबकी हुई होगी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता स्टोर रूम के बिल्कुल बीच में आ गया। फिर उसने कहा कि बेबी कहाँ हो, बाहर आओ। वो निहायत ही सर्द लहजे में बात कर रहा था। उसकी आवाज सुनकर परीहा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। वो समझ गई थी कि वो बहुत ही ज्यादा संजीदा है। इससे ज्यादा संजीदा तो उसने पहले कभी नहीं देखा था। अब वो उसे पिछले कुछ दिनों की बदतमीजी और इस थप्पड़ का बदला तो जरूर लेगा। उसी वक्त इब्राहिम को खड़का सुनाई दिया तो वो समझ गया कि वो स्टोर रूम के दरवाजे के पीछे है। एकदम से उसके सामने आया तो परीहा घबरा गई। इब्राहिम पाशा की आंखों में झांका तो वहां उसे सर्द मेहरी के सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया। यूनी में मुझ पर हाथ उठाते तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? तुमने सबके सामने मुझे बेइज्जत कर दिया। अब तो तुम्हें इस बात का बदला चुकाना पड़ेगा। चलो मेरे कमरे में चलो, आज के बाद वही तुम्हारा मस्कन है और मेरी इजाजत के बिना तुम घर से बाहर कहीं नहीं जाओगी। इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। ये कहकर वो हाथ पकड़कर परीहा को साथ लिए अपने कमरे में आ गया। बेबी आज से तुम्हारे बुरे दिन शुरू। उसे देखकर मुस्कुराते हुए वो बोला। परीहा की जान निकली जा रही थी। अब वो किसी तरह से अपना बचाव नहीं कर सकती थी। अगली सुबह उठी तो देखा वो कमरे में मौजूद नहीं था। वो फौरन से वॉशरूम में गई और नहा धोकर बाहर आ गई। बाहर आकर देखा तो सब लोग बैठे नाश्ता कर रहे थे। पहली बार था कि उसे नाश्ते के लिए उठाए बिना सबने नाश्ता करना शुरू कर दिया था। कोई भी इससे बात नहीं कर रहा था, यानी सब इससे नाराज थे। वो नाश्ते की टेबल पर बैठ गई और जब किसी ने उससे नाश्ते के लिए नहीं पूछा तो वो अचानक से रोने लग गई। उसके दादा उसे रोते देखकर फौरन परेशान हो गए और कहने लगे, बेटी क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? इब्राहिम गुस्से से उसे घूर रहा था, लेकिन दादा के सामने कुछ नहीं बोला। वो चाहती थी कि अपनी गलती माने बिना ही सब लोग मुझसे बात करना शुरू कर दें, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला था। सब ने उसका बायकॉट कर दिया। हालांकि उसकी शादी के बाद पहला दिन था, लेकिन कोई भी उसे कुछ पूछ ही नहीं रहा था। वो बिना नाश्ता किए ही कमरे में आकर बैठ गई। इब्राहिम थोड़ी देर के बाद कमरे में आया और कहने लगा कि कमरा साफ करो, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। क्या मैं साफ करूं इसे? परीहा ने आंखें घुमाकर कमरे को देखा जहां जगह जगह कचरा पड़ा हुआ था। पता नहीं एकदम से इतना कचरा कहां से आ गया। इब्राहिम ने रुक कर उसे देखा और कहा कि कमरे में तुम्हारे और मेरे अलावा कौन है? तुमसे ही बात कर रहा हूं। तुम साफ करो इस कमरे को। अगले 15 मिनट के अंदर कमरा बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, वरना तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाते ही परीहा दोबारा से रोने लगी। जल्लाद कहीं का, मुझसे काम करवाने के लिए मुझसे शादी की है। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते वो कमरे की सफाई करने लगी। उसी वक्त इब्राहिम की मॉम अंदर आई तो वो सीधी खड़ी हो गई। वो सबसे नजर बचा कर आई थी। वो जानती थी कि सबने उसका बायकॉट किया हुआ है
लेकिन परीहा को इस हालत में देखना उनके लिए मुमकिन नहीं था। वो जानती थी उनका बेटा शदीद गुस्से वाला है, इसीलिए उसकी खैरियत मालूम करने आई थी कि वो ठीक है या नहीं। परीहा उनके गले लगकर रोने लगी और कहने लगी, सबने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है, जैसे मैं कोई बेगानी हूं। मैं मानती हूं कि मेरी गलती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सब मुझसे इस तरह मुंह मोड़ लें। वो इसे चुप करवाने लगी, फिर इसे समझाने लगी कि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता इब्राहिम का दिल जीतना होगा। अभी वो शदीद गुस्से में है, लेकिन उसके गुस्से के पीछे तुम्हारे लिए प्यार है। तुम हमाद के साथ घूमती थी, इसीलिए उसे गुस्सा आ जाता था। देखो, हमाद एक अच्छा लड़का नहीं है, इस बारे में उसने मुझसे कई बार बात की है। अब तुम उसकी बात मानो और उसका दिल जीतो। देखना तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। अपनी ताई की बात मानकर उस दिन वो खूब तैयार हुई। इब्राहिम जब वापस आया तो उसे इतना तैयार देखकर ठुठक गया। वो हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल किसी परी की तरह। लेकिन फिर उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। परीहा का दिल टूट गया, लेकिन फिर वो किसी न किसी तरह उसके आस पास रहना शुरू हो गई। उसका एक एक काम अपने हाथ से करती। इब्राहिम भी महसूस कर रहा था, लेकिन उसे इस लड़की से नफरत सी महसूस होती थी। वो अब तक वो थप्पड़ नहीं भूला था। बाकी घर वालों ने तो इससे बातचीत करना शुरू कर दी थी और उसने सबसे माफ़ी भी मांग ली थी, लेकिन इब्राहिम था कि उसकी तरफ नज़र उठाकर देखता भी नहीं था। उसने अब ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। देर तक ऑफिस में ही रहता। जब परीहा सो जाती तब वापस आता। हालांकि वो उसके इंतज़ार में जागते जागते नींद में चली जाती थी, और जब वो सो जाती थी तो वो इसे घंटों देखता रहता। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये बदतमीज सी लड़की, जो उसे हमेशा बुरी लगती थी, उसे इतनी अच्छी भी लगने लगेगी। आहिस्ता आहिस्ता उसे रोज़ाना देखने की आदत सी होती गई। जब वो इसे अपने आस पास महसूस ना करता तो उसे अजीब सा लगता। उसने महसूस किया था कि जब से उनकी शादी हुई है, परीहा काफ़ी बदल चुकी है। हमेशा उसका ख्याल रखती है और सबसे बहुत अच्छे से बात करती है। उसकी मॉम ने इसे बताया था कि उसने सबके सामने दादा जान से और हम सबसे माफ़ी भी मांगी है। उसे परीहा से इस बात की उम्मीद नहीं थी। उसे लगता था ये तो कोई और ही लड़की है। ये पहले वाली परीहा तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उसे वो पहले वाली नटखट सी परीहा बहुत याद आती थी। जुम्मे वाले दिन जब वो सब लोग डिनर साथ में करने वाले थे, वो जल्दी घर आ गया। उसने देखा वो किचन में चच्ची और मॉम के साथ खड़ी खाना बनाने में मसरूफ़ थी। उसे यूं घरेलू हुलिये में देखकर वो बेख्तियार मुस्कुरा उठा और वहीं खड़ा उसे देखने लगा। तभी उसकी मॉम ने मुड़कर देखा और मुस्कुरा उठी। वो एकदम से शर्मिंदा हो गया और भागकर अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद परीहा भी अंदर आई। उसके कपड़े निकालकर उसे दिए और वापस जाने ही लगी थी कि एकदम से बेड के कोने से टकराई। इससे पहले कि नीचे गिरती, इब्राहिम ने उसे थाम लिया। कुछ पल को दोनों की निगाहें एक दूसरे से टकराईं और वो दोनों अपनी अपनी जगह जम कर रह गए थे। वो जब भी इसके करीब आती थी, इब्राहिम का दिल बहुत तेजी से धड़कना शुरू हो जाता था, और परीहा, उसे तो लग रहा था जैसे उसकी सांस रुक जाएगी। इब्राहिम ने धीरे से उसे छोड़ दिया। वो भागती हुई वहां से चली गई। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के बीच मौजूद बर्फ पिघल रही थी। सब घर वाले चाहते थे कि वो दोनों एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी गुजारें। परीहा पूरी कोशिश कर रही थी। इब्राहिम ने जब इस बात का अंदाज़ा लगाया कि वो हर तरह से मुखलिस है और वाकई में अपनी गलती पर शर्मिंदा है, तो उसने परीहा की तरफ मोहब्बत भरा हाथ बढ़ा दिया। परीहा ने इस बात की माफ़ी मांगी कि उससे बदतमीज़ी की थी और उसे थप्पड़ मारा था।
ابراہیم نے اسے معاف کر دیا۔ اب سب گھر والے خوش تھے اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ ایک اچھی تقریب رکھی جائے جس میں دونوں کی شادی کا اعلان کر دیا جائے۔ اب تک ان لوگوں نے ولیمہ بھی نہیں کیا تھا۔ حالات ہی ایسے تھے کہ کسی کا دھیان ہی نہیں گیا۔ پھر انہوں نے ایک بہت بڑی تقریب کا اہتمام کیا۔ پریہا تیار ہونے کے لیے شہر کے بڑے پارلر میں گئی۔ اس کے لیے ابراہیم نے اپنی پسند کا ڈریس خریدا تھا۔ اس کی پسند کے ڈریس میں وہ سجی سوری جب ہال میں داخل ہوئی تو سب کی نظریں اس کی طرف اٹھیں۔ خود ابراہیم بھی اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اپسرا زمین پر اتر آئی ہو۔ ابراہیم دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر سٹیج پر لے آیا۔ سارا وقت وہ اس کی طرف ہی دیکھتا رہا تھا۔ ولیمے کی تقریب بہت شاندار رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد پریہا کی یونیورسٹی کی چھٹیاں ختم ہو گئیں اور یونیورسٹی کھل گئی۔ ابراہیم نے اس سے کہا، اب سے میں تمہیں یونیورسٹی چھوڑنے جاؤں گا۔ جب دونوں ساتھ میں یونیورسٹی آئے اور سب کو یہ بات پتہ چلی کہ ان دونوں کی شادی ہو گئی اور دراصل یہ دونوں کزن اور بچپن کے منگیتر تھے، تو سب کے سب دنگ رہ گئے۔ وہ لڑکیاں جو ابراہیم پر جان چھڑکنے کو تیار رہتی تھیں اس خبر سے سخت افسردہ ہو گئیں۔ کوئی پریہا سے جل رہا تھا تو کوئی اس کی قسمت پر رشک کر رہا تھا، لیکن بہرحال دونوں نے ایک اچھی شادی شدہ زندگی گزارنا شروع کر دی تھی۔ گھر میں سب لوگ خوش تھے اور شادی کے بعد پریہا اور ابراہیم دونوں مکمل طور پر بدل گئے تھے۔ دونوں نے رشتوں کی اہمیت کو اچھے سے سمجھ لیا تھا۔ پریہا کی یونیورسٹی ختم ہوئی تو اس کے گھر والوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب ہمیں ننھا سا بچہ چاہیے۔ یہ سن کر وہ شرما گئی۔ کچھ دن بعد اسے خبر ملی کہ وہ پریگننٹ ہے۔ اس بات سے سب کے چہروں پر خوشی چھا گئی۔ یہ عرصہ ابراہیم نے اس کا بہت خیال رکھا اور پھر ان کے ہاں ایک بہت ہی پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی۔ اپنی بیٹی کے ساتھ وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔